नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम पर आपको रीट की क्लासों के लिए नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बच्चे और सीखना। ये हमारा पहला पेपर है, तो इसमें आपके लिए ध्यान रखना, पास होने के लिए 28 अंक की आवश्यकता होगी। और आपके लिए अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अपना बहुत अच्छा है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कन्फ्यूजन दूर करूँगा इसी क्वेश्चन के साथ। अगर पूछा जाए कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है आंसर होगा आपका गिलफर्ट। क्या होगा? गिलफर्ट। ये 3 आयाम गिलफर्ट साहब ने कौन कौन से बताए? पहला था हमारा संक्रिया, ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरा था विषय वस्तु, ये रीट का भी विशेष टॉपिक है, ठीक है, विषय वस्तु। और तीसरा है हमारा उत्पाद, ठीक है। ये 3 आयाम बताए थे। अब आपको कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन और आता है, त्रिआयामी तो दिया था गिलफर्ट ने। अगर आपसे पूछा जाए त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था भाई, बताओ त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे ये दिया था स्पीयरमैन ने। त्रितत्व सिद्धांत की बात करें तो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपना, ज्ञान मीमांसा को किस विषय की प्रमुख शाखा माना गया है? तो आंसर होगा अपना दर्शन शास्त्र की शाखा का प्रमुख विषय माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? तो आपका आधार हो जाएगा पुनर्वलन। अब यहाँ पर एक फैक्ट और क्लियर कर दूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो B.F. स्किनर साहब आते हैं। कौन आते हैं? B.F. स्किनर साहब ने दिया था ये। और इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत, इस सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने पुनर्वलन पर बल दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, तब नाम आता है क्लार्क एल हल ने दिया था। हो गया कंफ्यूजन दूर। ये रीट में भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। क्लास को एक बार लाइक कर दें भैया सभी विद्यार्थी, और शेयर भी कर दें सभी बच्चों को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूचना प्रसंस्करण मॉडल किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे सूचना प्रसंस्करण मॉडल है हमारे स्मृति कार्यों पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका सिद्धांत पुनर्वलन एवं दंड पर आधारित है? तो आपको याद रखना है अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत, ठीक है ना। कौन सा है? अल्बर्ट बांडुरा जो सिद्धांत है, उन्होंने पुनर्वलन और दंड पर ज़्यादातर बात की थी। और इनके सिद्धांत का नाम है अनुकरण का सिद्धांत। कौन सा है? अनुकरण का सिद्धांत। और इसी को हम प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है हमारे पर्यावरण के अंतर्गत अन्य लोगों को देख करके सीखता है, प्रेक्षण करके सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। तो अल्बर्ट बांडुरा का नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का काल कितना है? ठीक है, तो बाल्यावस्था होती है हमारी 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के मध्य में, ठीक है ना। किसके अनुसार? ये भी आपको याद रखना है। शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर रॉस होना चाहिए, जिन्होंने 5 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में बाल्यावस्था को बताया था। रॉस शायद मेरे हिसाब से, आप लोग और क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा स्किनर साहब। ये रेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन B.F. स्किनर साहब का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए जो PWD अधिनियम बनाया था वो कब पारित किया था? तो बताएंगे आप लोग। वर्ष 1995 के अंतर्गत PW अधिनियम जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनके लिए सरकार ने जारी किया था 1995 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, खेलों को शिक्षा का केंद्र किसने माना है? खेल जो होते हैं उनको शिक्षा का केंद्र किसने माना है? तो याद रखना आप लोग, किंडरगार्टन ने माना है। हालांकि किंडरगार्टन ये एक पद्धति का नाम है। किसका नाम है? एक पद्धति है। और ये किंडरगार्टन जो पद्धति है
ठीक है ना, कि बच्चे को खेल खेल में ही शिक्षा देनी चाहिए, ये बताया था फ्रॉबेल साहब ने। किसने बताया था? फ्रॉबेल साहब ने बताया था। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पसीज घोड़ी का खेल किस उम्र के बच्चों द्वारा खेला जाता है? तो आपको आंसर याद रखना है, 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों के द्वारा ये खेला जाता है। 8 से 11 के बीच में जो बच्चों की उम्र होती है वो पसीज घोड़ी का खेल खेलते हैं। अब आपके आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, भावात्मक बुद्धि से आपका क्या आशय? भावात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल जो हमारी बुद्धि होती है वो उसका मतलब क्या है? ठीक है ना, भावात्मक बुद्धि। देखो यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि और भावात्मक बुद्धि के बारे में भी आपको रीट में साइकोलॉजी में एक टॉपिक बहुत अच्छा दिया गया है, जिससे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, तो भावात्मक बुद्धि से आशय एक ऐसी क्षमता से है जिसके माध्यम से हम अपने संवेगों और दूसरे के संवेगों की क्षमता को समझते हैं। क्या कहलाती है? भावात्मक बुद्धि कहलाती है। समझ में हो गया? आ गया ना। अगला क्वेश्चन है अपना कि आंतरिक, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा से आपका क्या आशय है? अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ पूछा गया है कि बच्चों में निहित उस आंतरिक शक्ति से है जो उनके व्यवहार को जागृत करती है तथा लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाती है। यानी कि व्यक्ति के द्वारा स्वयं अंदर में यदि व्यक्ति खुद से ही प्रेरित होता है ना, तो वो कहलाती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है ना, इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, पावलाव के सिद्धांत का मूल आधार। पावलाव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो पावलाव ने जो सिद्धांत दिया था साथियों, उसमें मूल आधार क्या था? आपको याद रखना है, समीपस्थता एवं सहचर्यवाद। और इसी वजह से इनके सिद्धांत को हम सहचर्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था पावलाव साहब ने कि स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, एक कुत्ते को उन्होंने सामने रख दिया था और जैसे ही घंटी बजती, घंटे के 3 या 4 सेकंड के बाद में उसको भोजन देते तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। आपको मैं याद दिला दूं, तो ये पावलाव का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित था? याद रखना, समीपस्थता एवं सहचर्यवाद पर आधारित था। मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, मस्तिष्क को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, स्थानापन्न पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? स्थानापन्न पुनर्वलन से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर, जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रक्रिया को हम स्थानापन्न पुनर्वलन कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाषा विकास की जीन पियाजे, भाषा विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की अवधारणा क्या थी? क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए, पियाजे जो हैं वो भाषा को जन्मजात नहीं मानते थे, क्योंकि भाषा कैसी होती है? हमारी अर्जित होती है। ये भी आप लोग जानते हो, भाषा हमेशा कैसी है? अर्जित होती है, जन्मजात कभी नहीं होती। भाषा विकास का स्रोत है। भाषा क्या है? विकास का स्रोत है। यह जीव व वातावरण के बीच की अंतःक्रिया होती है। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में आता है या जिसके साथ उसकी अंतःक्रिया चलती है, उससे उसकी सोच एवं मानसिक स्थिति में बदलाव आता है और यही बदलाव उसके भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। तो ये जीन पियाजे की अवधारणा थी भाषा के विकास को लेकर के, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्यात्मक खेल क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कार्यात्मक खेल किसे कहते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, शेष अवस्था में बच्चों के द्वारा वस्तुओं के इस्तेमाल की परिचित पद्धतियों को दोहराना क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक खेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे बच्चों का झुंझुना बजाना, पानी में हाथ का थपथपाना, चीज़ों को गिराना, वस्तुओं को गिराना, ये सब क्या हमारे कार्यात्मक खेल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा। अब यहाँ पर आते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि ज्ञान मीमांसा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मीमांसा की धारणा क्या है? ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव, ज्ञान में वृद्धि हो जाने पर इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लेता है। यदि हम गौर से देखें तो बच्चे के समुदाय तथा विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीकों को चिन्हित किया जा सकता है।
क्वेश्चन हमारा अगला 20वां है कि सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है। ठीक है ना, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, समझाइए। इस मॉडल के अनुसार सीखना निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे याद करने में काम में लिया जाता है। क्लास को दोस्तों एक बार लाइक कर देंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर भी करेंगे आप लोग। इसमें बच्चे को एक साथ न सिखा करके थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में सिखाया जाता है। यह मॉडल सभी बच्चों को सिखाने का एक ही तरीका मानता है। सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं, परंतु उनकी सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। ये मॉडल क्या कहता है कि बच्चे जो हैं वो सब एक ही तरीके से सीखते हैं, लेकिन सीखने की गति अलग अलग हो सकती है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में शिक्षक बच्चों की क्षमताओं एवं व्यवहार के आधार पर सीखने की जांच करता है और उसकी समझ का मूल्यांकन भी करता है। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, स्वनियमन की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्वनियमन की अवधारणा क्या है? अल्बर्ट बांडुरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का सामाजिकरण होता है, और आपको मैं बता दूं, अल्बर्ट बांडुरा जो साहब है, इन्होंने यही सिद्धांत दिया था, सामाजिक अनुकरण सिद्धांत। ठीक है ना। वे बाहरी पुरस्कार और दंड पर कम आश्रित होते थे और व्यवहार को अधिक से अधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। अर्थात वे अपने भीतरी मानक तय कर लेते हैं और उन्हीं कसौटियों के आधार पर स्वयं को पुरस्कार या सजा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक मानकों की अवहेलना करता है, चाहे उसके बारे में कोई जानता भी नहीं हो, तो भी संभव है कि वह स्वयं अपनी आलोचना करने लगता है। वह अपने आप को सजा देना चाहता है क्योंकि उसका व्यवहार उसकी अपनी कसौटियों के विपरीत हुआ है। आम जिंदगी में ऐसी स्थिति इससे कहीं ज़्यादा जटिल होती है, क्योंकि बच्चे तरह तरह के मॉडलों के संपर्क में आते हैं जिनके मानक भी अलग अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में सीधा मिलेगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इससे क्या लाभ है, और इस मत से आप कहाँ तक सहमत है कि समावेशी शिक्षा से लोगों को लाभ हुआ है। देखिए आप लोग, भारत सरकार के शिक्षा के सार्वजनिकरण के परिप्रेक्ष्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना करने के बाद ये पारित किया था। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1992 में किया गया था। इस अधिनियम से विशेष आवश्यकता वाले या विशेष क्षमता वाले बच्चों को परिभाषित किया गया है, जिससे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। वर्ष 1995 में भारत सरकार ने विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए PWD अधिनियम 1995 में पारित किया था, जिससे विशेष आवश्यकता वाले लोगों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और उनके अधिकारों की संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई। इसके आधार पर विशेष क्षमता वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता प्रतिपादित भी की गई। क्वेश्चन नंबर अपना 23 में आता है, शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। खेल अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। जब बच्चे ईंटों की एक पंक्ति में चलने की कोशिश करते हैं, दीवार कूदते हैं या फांदते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खेल खेल में ज़मीन में गड्ढे खोदने, पत्तियों के हार बनाने, चित्र बनाने, उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये क्या हो गया, उनका शारीरिक विकास हो गया। शारीरिक खेलों से बच्चों की पढ़ाई में रुचि होने लगती है, परंतु कई विद्यालयों में खेलने के लिए ना तो समय दिया जाता है और ना ही स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसा प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों में ज़्यादातर होता है। पहले बच्चे मध्यावकाश के दौरान खेल खेल लेते थे, परंतु आज वह समय घटता जा रहा है। आजकल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की तरफ मोड़ा जा रहा है, बच्चों को खेल नहीं खिलाए जाते। खेल का कालांश लगना और मध्यावकाश का समय मिलना बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह किशोर किशोरियों दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनमें नवीन ऊर्जा और शक्ति का विकास भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है निबंधात्मक। देखिए आप लोग पढ़ेंगे, सीखने की क्षमता को लेकर के हमारे समाज में कौन कौन सी मान्यताएं प्रचलित है। इन अवधारणाओं में समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं,
ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग देखेंगे, देखिए अब यही क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार लिखते हुए सामाजिक अवधारणाओं को विस्तार से समझाइए। प्रश्न दोनों अलग अलग ऐसे लग रहे हैं आपको, लेकिन आंसर दोनों का एक ही है। आप लोग पढ़ेंगे इसमें, देखिए सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार हम सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। सीखने से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर के हर व्यक्ति के अपने कुछ मौलिक विचार होते हैं, जिनके आधार पर वे तय करते हैं कि उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार के सीखने के तरीके अपनाना है। अपने विचार के आधार पर कई बार हम यह अनुमान भी लगाते हैं अन्य लोग और विशेषकर बच्चे कैसे सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार है कि आप व्यक्ति को कुछ भी नया नहीं सिखा सकते, कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल व्यक्ति को इसे स्वयं के भीतर खोजने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे समाज में प्रचलित कुछ अवधारणाएं होती है, ठीक है ना, और उन धारणाओं में अब वर्तमान में क्या परिवर्तन हुआ है ये भी आपको देखना है। तो देखेंगे समाज में ये अवधारणा है कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते, वो तो कोरी सलेट है, ठीक है, बच्चे बड़ों की मदद से कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन वर्तमान में क्या बदलाव आया है, इस अवधारणा में बदलाव आया है कि बच्चों में ज्ञान बहुत समाहित होता है और वे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखते भी हैं। अब प्रचलित अवधारणा दूसरे नंबर की है कि इस अवधारणा के अनुसार ये माना गया है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और उन्हें कुछ भी सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जाता है। व्यक्ति कोई भी हो, सीखने का तरीका पहले से निर्धारित होता है। ये हमारी पूर्व निर्धारित है कौन सी अवधारणा। अब बदलाव क्या है, अब बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगली अवधारणा है कि महिलाओं एवं पुरुषों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। लोग क्या मानते हैं समाज में कि पुरुषों और सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा सीखने की क्षमता कम होती है, यानी लोग महिलाओं को कम तराकते हैं, कम समझते हैं। जेंडर के आधार पर भी सामाजिक विभेद किया जाता है महिलाओं के साथ, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में महिला और पुरुष जो है सीखने के क्षमता को विभेद को लेकर के ये धारणा बदल चुकी है। अब स्त्री और पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर दिए जा रहे हैं और हमारी छोरियां कहीं भी छोरों से पीछे नहीं है। ये कथन मैं हमेशा आपको कहता हूँ मेरी बहनजियों को कि आप लोग लड़कों से कहीं भी कम नहीं हो, आप भी लड़कों से बहुत, देखो आप लोग यूपीएससी वगैरह में देख लो, ठीक है, आप हमारे देश के सर्वोच्च पद की बात करेंगे ना, राष्ट्रपति पद की भी, तो महिला ही है, ठीक है ना, कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़े ही भाई, नहीं है ना। इसलिए लड़कियों से मैं विशेषकर कहना चाहूँगा आप लोग पढ़ाई करें। समाज में जो हमारी पूर्वाग्रह अवधारणा बनी हुई है ना उसको आप लोग त्यागें। बिल्कुल एक संदेश दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। जीन पियाजे के प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या करते हुए इसी स्कीमा की अवधारणा क्या होती है इसको समझाना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्कीमा को लेकर के रीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्कीमा को लेकर। तो देखेंगे स्वीडिश मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक कौन थे, जीन पियाजे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और स्वर्गवास 1960 में। तो जीन पियाजे ने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन करने के लिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके प्रमुख प्रत्यय निम्न है। तो आपको मैं बता दूं जीन पियाजे जो साहब थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए जीन पियाजे संज्ञानवादी थे और उन्होंने अपने सिद्धांत में कई सारे पॉइंट भी दिए थे। पहला जो पॉइंट दिया था वो था स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा, क्या होता है, तो देखिए आप लोग, बच्चों की स्कीमा आरंभिक संज्ञानात्मक संरचना संभवतः देखने, गति करने जैसे कार्य करने में सहायक है, ज्ञानात्मक योग्यताओं को सम्मिलित करती है और अन्य विषय इसकी परिधि से बाहर रहते हैं। पियाजे ने इन योग्यताओं या व्यवहार अवस्था जिनका प्रयोग बच्चे और वयस्क अपने परिवेश की चीज़ों में व्यवहार में करते हैं, विकास होने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ संयोग करती है। अपनी विषय वस्तु के साथ बहुत सी योजनाएं मानव मन की प्राथमिक संरचना को बढ़ाती है। तो यही क्या हमारा स्कीमा है। दूसरे पॉइंट का जिक्र किया था अपने सिद्धांत में अनुकूलन को लेकर के। जब बालक वातावरण से सीधे अंतक्रिया करता है तो उसके दिमाग में विभिन्न चीज़ों के स्कीमा बनते हैं, यानी प्रतिबिंब बनता है। इस क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की इस क्रिया में दो परस्पर पूरक प्रतिक्रिया शामिल होती है। पहली होती है समावेशीकरण और दूसरा होता है समायोजन, ठीक है। समावेशीकरण के दौरान हम बाहरी दुनिया को समझने के लिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हैं
तीसरा जो उन्होंने प्रत्यय दिया था, उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया था व्यवस्थापन। मस्तिष्क में मौजूदा स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन से भी बदलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न स्कीमा अंतर संबंधित होकर के संज्ञानात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ सीधे संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से घटती है। एक बार जब बच्चे स्कीमा बना लेते हैं तो वे उसे दूसरे स्कीमा से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं ताकि वह संज्ञानात्मक तंत्र का हिस्सा बन सके। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, गिराने की गतिविधि में संलग्न बच्चा अंततः इसका संबंध फेंकने से है और उसके पास और दूर की विकसित होती समूह से भी वो आपको जोड़ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26वां देखेंगे आप लोग, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब यही प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मूल अवधारणाओं की बच्चों के सीखने के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। बात एक ही है, आपको आंसर याद रखना है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था मेरे भैया याद रखना, लेव बायोगोस्की ने दिया था। एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग इसी बात पर पे। तो चलिए, इसकी मूल अवधारणाएं क्या क्या थी। पहली अवधारणा थी कि व्यक्तिगत वार्तालाप, इन्होंने जोर दिया था इस चीज़ पर। बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं, बायोगोस्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। जो बच्चे मुक्त रूप से व्यक्तिगत वार्तालाप करते हैं वह मुश्किल कार्य करने में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी सक्रिय भागीदारी से उत्तम प्रदर्शन करते हैं। दूसरा जो स्तर बताया था वो था वास्तविक विकास का स्तर। ठीक है ना, वाइगोस्की का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की संभावनाओं का एक निश्चित क्षेत्र होता है। संज्ञानात्मक विकास को अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति भी प्रभावित करती हैं, जिससे बच्चे स्वयं बिना किसी मदद के अपने स्तर पर सीखते हैं, जैसे चूसना, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना इत्यादि। ये सब क्या है, वास्तविक विकास के स्तर की अवधारणा। चौथा जो स्तर उन्होंने बताया था वो था सामाजिक विकास का क्षेत्र, जिसको हम ZPD बोलते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह वह क्षेत्र है जहां यथार्थ में सीखना होता है, ऐसे काम जो बच्चों की क्षमता के अनुरूप ना हो, तब भी किसी की मदद से वे ऐसे काम कर लेते हैं। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं या कोई समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, तब उन्हें यदि किसी की सहायता मिल जाती है, उस सहायता के बदले वो उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है कहलाती हमारी समीपस्थ विकास क्षेत्र। ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन को। अगला है हमारा सहारा लगाना, और ये कई बार एग्जाम में छोटे 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि सहारा लगाना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्कोप होल्डिंग। क्या बोलेंगे? स्केप होल्डिंग बोला जाता है। अब होता क्या है स्केप होल्डिंग? जिक्र किया है लेव बायोगोस्की साहब ने अपने सिद्धांत के अंदर इसका, बहुत खतरनाक, कि बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में वे बच्चे उस काम को बिना किसी मदद के कर लेते हैं। और बायोगोस्की ने इस सहारे को ही क्या कहा था? स्केप होल्डिंग कहा था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मैं जब शुरुआत में कोई काम करता हूं, कोई बच्चा अगर शुरुआत में काम करता है तो उसे सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे में उस काम को करने का कौशल आता जाता है, वो दूसरों की मदद लेना कम कर देता है। और यही जो प्रक्रिया होती है यही क्या कहलाती है? स्केप होल्डिंग कहलाती है। समझ में आ गया अब तो अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाषा एवं विचार। मैं इस चीज़ को आज भी कह रहा हूँ साथियों, आप लोग रीट की क्लास अगर लेंगे ना, देखो भले ही मैं इसी तरीके के नोट्सों से आपको क्लास से लूँगा, लेकिन समझ में बहुत अच्छा आएगा। कंटेंट 1 नंबर दूंगा आप लोग, जहाँ पे आप लोग 15 से 20 हज़ार रुपये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोचिंगों में खर्च करते हैं ना, उसी मैटर को मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश करूँगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो अगला जो पॉइंट बताया था भाषा एवं विचार को लेकर के, बायोगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा व चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। भाषा प्रयोग न केवल समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए भी जरूरी होता है, बल्कि अपनी योजना बनाने, व्यवहार करने में भी काम करता है। तो ये अपना हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना 27वां, भाषा और सोच के बीच क्या रिलेशन है? स्पष्ट कीजिए। तो सोच में अंतर देखेंगे आप लोग, संबंध भाषा और सोच में। सोचने के लिए भाषा एक माध्यम होती है, ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसी भाषा में सोचें। हम सामान्यतः उसी भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है।
जो सुन बोल नहीं सकते वे देख पढ़ सकते हैं, संकेत भाषा में भी बात कर सकते हैं और उसी अनुरूप सोच भी सकते हैं। चौथा जो संबंध है वो है कि सोच भाषा ज्ञान से परे है। सोच क्या है? भाषा के ज्ञान से परे। फिर भी जिसका भाषा ज्ञान अच्छा है उन्हें सोचने हेतु स्पष्ट शब्दावली मिल जाती है और यह निश्चित ही सोच को बेहतर बनाता है। भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह तो स्पष्ट है कि भाषा सोच का आधार है। भाषा ज्ञान सोच को परिपक्व बनाने में सहायक है। सोच भी भाषा को प्रभावित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। सोच और भाषा के साथ कुछ और बातें भी जुड़ी होती हैं, जैसे हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, हमारी भाषा शैली कैसी है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम अपनी सोच से नियंत्रित कर सकते हैं, क्या कब क्या बोलना होता है, कितना और कैसे बोलना होता है, ये सब तय करते हैं कब कि परिपक्व सोच की निशानी होती है। गुस्से में अथवा भावावेश में कई बार व्यक्ति बिना सोचे समझे बोल जाता है। ऐसे में वह अपनी बात को नियंत्रित कर वही बोलता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है और वही बोलता है जैसी उसकी सोच होती है। तो यही हमारा सोच के अंदर और भाषा के अंदर अपनी समानता है, यानी कि अपना संबंध है। आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा? इसका सेकंड पार्ट भी आपको आने वाला है। सेकंड नंबर की जो क्लास है, सेकंड वीडियो यानी सेकंड मॉडल पेपर गेस्ट पेपर आपको आने वाला है। आप लोग जरूर देखिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। रीड के लिए क्लासें भी आपको इसी पर आएंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।